चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, संविधान के बारे में हम लोग देख रहे थे और उसको बताते हुए विधायिका हम लोग अंतिम चरण में देख रहे थे। बताया था सेंट्रल लेजिस्लेशन में 3 चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों को पहले अलग अलग बता दिया था, फिर तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपको बताया था कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर बताया था कि लोकसभा से हमारी सरकारें बनती हैं, उसी में लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर एक उपाध्यक्ष होते हैं, फिर लीडर अपोजिशन, फिर सरकार उसी से बनती है। और बताया था कि संसद के जितने भी काम होते हैं वो सब संसद की समितियों के माध्यम से किए जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज। और संसदीय समितियां आपको बताया था 2 तरीके से होती हैं। एक स्थायी समिति होती है, परमानेंट कमेटी, जो किसी खास काम के लिए बनाई जाती है। जब वो काम पूरा हो जाता है, अरे वो स्थायी समिति जब एक बार बन जाती है तो पूरे साल वो काम करती रहती है। दूसरी आपको बताया अस्थायी समिति, कुछ टेम्पोररी कमिटीज होती हैं। अस्थायी समितियां क्या होती हैं कि वो किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं। जब वो काम पूरा हो जाता है फिर वो कमेटी क्या कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है। ठीक। फिर बताए कि दूसरी होती है कुछ तदर्थ समितियां, एडहॉक कमेटी। तो स्थायी समितियों में आपको बताया था कि वित्तीय समितियों में पीएससी है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। कुछ जांच समितियां होती हैं जिसमें विशेषाधिकार है, याचिका समिति है। ठीक है। और ढेर सारी समितियां हैं। फिर कुछ विभागीय समितियां होती हैं। ठीक है। कुछ सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से जुड़ी हुई समितियां होती हैं, अनुपस्थिति से। कार्य मंत्रणा समिति होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कुछ और समितियां लिख लीजिए, समितियां ही लिख रहे थे ना। एडहॉक कमेटी, चलिए पहले एडहॉक लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो एडहॉक कमेटी होती है यानी तदर्थ समिति, तो तदर्थ समिति क्या होती है कि एक बार किसी खास मुद्दे के लिए बनाई जाती है और जब वो मुद्दा पूरा हो जाता है तो वो समिति क्या हो जाती है, भंग कर दी जाती है। एडहॉक कमिटीज भी जनरली 2 तरीके की होती है, एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी होती है और एक सेलेक्ट कमेटी। संयुक्त प्रवर समिति होती है और दूसरी समिति को क्या बोलते हैं, प्रवर समिति। तो जो संयुक्त प्रवर समिति का मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब किसका ज्वाइंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा का। और सेलेक्ट कमेटी का मतलब वो किसी एक हाउस के मेंबर होंगे। समझ गए कि जैसे लोकसभा ने अपनी कोई सेलेक्ट कमेटी बनाई किसी खास मुद्दे के लिए, तो उसमें लोकसभा कितने सदस्य होंगे, 30 होंगे। या राज्यसभा ने किसी खास मुद्दे के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाई तो कितने सदस्य होंगे, 30 होंगे। जबकि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जब बनेगी, संयुक्त प्रवर समिति जो होती है, तो उसमें कितने सदस्य होंगे, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। टोटल कितने होंगे, 45 होंगे। समझ गए। तो संयुक्त प्रवर का मतलब किसका संयुक्त, लोकसभा और राज्यसभा। और प्रवर का मतलब किसी एक हाउस की, या चाहे तो लोकसभा की बने चाहे राज्यसभा की। लिख लीजिए, संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 45, 45। 45 को आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए, 30 + 15, 30 + 15, 30 पर + 15, 30 लोकसभा से और 15 कहाँ से, राज्यसभा से। ठीक। और दूसरी होती है सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। प्रवर समिति किसी एक ही हाउस के होते हैं, एक ही सदन के होते हैं, और जिस भी सदन के होंगे उसमें कितने होंगे, 30। ठीक है। लोकसभा की होगी तो उसमें 30 होंगे, या राज्यसभा की होगी तो उसमें 30 होंगे। 30 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक। तो जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी होती है, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि जो ये घोटाला हुआ था तो उसमें कांग्रेस मांग कर रही थी, जेपीसी की मांग कर रही थी कि सरकार क्या बनाए, जेपीसी बनाए। तो इसी संयुक्त प्रवर समिति को क्या बोला जाता है, जेपीसी बोलता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अब तक कई मामलों में जेपीसी बनाई जा चुकी हैं, ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज बनाई जा चुकी हैं। लिख लीजिए कुछ प्रमुख संयुक्त प्रवर समितियां, सम जेपीसीज, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो कुछ संयुक्त प्रवर समितियों में जैसे पहले लिखिए 1987, 1987। तो 1987 में बी शंकरानंद समिति बनी थी, बी शंकरानंद कमेटी। और ये बी शंकरानंद कमेटी किस मामले में बनी थी, आपने सुना होगा बोफोर्स तो घोटाला हुआ था,
बोफोर्स की तोप की खरीद में दलाली को लेकर मामला उठा था। तो जब बोफोर्स तोप घोटाले के मामले की जांच जब हुई तो उसके लिए पार्लियामेंट ने एक जेपीसी बनाई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? बी शंकरानंद समिति। किस मामले के लिए बनाए गए थे? बोफोर्स तोप घोटाले के लिए। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बोफोर्स तोप घोटाले के लिए कौन सी समिति बनी थी? बी शंकरानंद। फिर लिख लीजिए 1992 मृधा समिति, 1992 मृधा समिति। तो जो मृदा समिति थी ये बनाया गया था कि जब ये शेयर घोटाला हुआ था हर्षद मेहता का, मृधा बोलते हैं, मृधा। ठीक है, मृधा समिति। हर्षद मेहता शेयर जो स्कैम हुआ था तो उसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी? मृधा समिति। एम नाम है, MIRDH, मृधा। ठीक, तो हर्षद मेहता शेयर घोटाले को लेकर जो कांड हुआ था उसमें कौन सी समिति बनी थी? मृधा समिति। फिर लिखिए 2001 त्रिपाठी समिति, 2001 त्रिपाठी कमेटी। तो जो त्रिपाठी समिति बनी थी वो किसके लिए बनी थी? केतन पारेख शेयर घोटाले को लेकर बनी। केतन पारेख शेयर घोटाला। तो जो केतन पारेख घोटाला था, फिर लिख लीजिए 2003 पवार समिति। 2003 पवार, शरद पवार थे, शरद पवार थे इसके अध्यक्ष। ये एक बार मामला चला था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कोका कोला, पेप्सी है, इसमें कीटनाशक पाए गए हैं तो उसके बड़ा बवाल मचा था। तो उसी के लेके कौन सी कमेटी बनी थी? शरद पवार समिति बनी थी। फिर लिख लीजिए पीसी चाको समिति 2011 में बनी थी। पीसी चाको समिति 2011 की है। जब आपने सुना होगा कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तो स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए कौन सी जांच बनी थी, कौन सी समिति बनी थी? चाको समिति बनी थी। समझ गए? तो ये सब अलग अलग टाइम पर समितियां बनी हैं, कौन सी? जेपीसी, जिनको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। यही जो संयुक्त प्रवर समिति कहा जाता है उसको वही जेपीसी कहे जाते हैं। ठीक, समझ गए? तो बोफोर्स मामले में कौन सी बनी थी? शंकरानंद। हर्षद मेहता के मामले में मृदा कमेटी। 2G स्पेक्ट्रम मामले में पीसी चाको समिति बनी थी। और कोल्ड ड्रिंक्स में जो पेस्टिसाइड्स थे, पवार, शरद पवार थे, अभी भी है ना शरद पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्हीं से जुड़ी हुई समिति बनी थी। ठीक, तो ये बस किसी खास काम की जांच के लिए, किसी खास मुद्दे के लिए बनाए जाते हैं। काम पूरा हो गया तो कमेटी क्या कर दी जाएगी? बंद कर दी जाएगी, कमेटी डिसॉल्व कर दी जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए, तो कुछ संसदीय समितियां और लिख लीजिए, दो चार नाम लिख लीजिए। जैसे लिखिए याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटीशन। याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटीशन। तो इसमें दोनों सदनों में अलग अलग अगर कोई याचिका दायर की है तो उसका जवाब देने के लिए याचिका समिति बनती है। तो इसमें लोकसभा में लिख लीजिए 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा की जो याचिका समिति होती है। और राज्यसभा वाले में 10 सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा की याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15। और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर लिखे द रूल कमेटी, नियम समिति। नियम समिति, तो जो नियम समिति है ये सदन की होती है, अलग अलग होती है कि ये संसद के दोनों सदनों में अलग अलग गठित की जाती है। वो अपने अपने सदन की व्यवस्थाएं बनाने के लिए, सदन का नियम बनाने के लिए नियम समिति बनाई जाती है। तो इसमें लिख लीजिए लोकसभा की नियम समिति में
15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा की नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं, 16 मेंबर्स। तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा में कितने होंगे? 16। ठीक, फिर लिख लीजिए विशेषाधिकार समिति, कमेटी ऑफ प्रिविलेज। तो ये भी दोनों सदनों की अलग अलग होती है। इस समिति का काम है विशेषाधिकार, जैसे संसद सदस्य हैं तो उनके अगर विशेषाधिकारों का हनन हुआ, भाई संसदों के अपने कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, प्रिविलेज मिलते हैं, ठीक है, तो उस विशेषाधिकार का हनन हुआ तो सदन की विशेषाधिकार समिति उसकी जांच करेगी। तो उसके लिए भी अलग अलग होती है। लोकसभा के लिए लिख लीजिए, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं विशेषाधिकार समिति लोकसभा की, और राज्यसभा वाले में 10 होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं? 10। ठीक है, और उसी तरीके से आश्वासन समिति होती है, लिख लीजिए सरकारी आश्वासन समिति, द कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। सरकारी आश्वासन समिति, द कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, की जो सरकारें काम कर रही हैं, तो जो शासन और मंत्रिमंडल जो सरकार ने समय समय पर आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन पूरे हुए या नहीं हुए उसी की क्या करते हैं? जांच करते हैं। तो ये भी दोनों सदनों की अलग अलग होती है। लोकसभा में लिख लीजिए 15 और राज्यसभा के 10। यानी जो लोकसभा की आश्वासन समिति है तो उसमें कितने सदस्य होते हैं? 15। अब ऐसा नहीं कि सरकार कुछ भी बोल के निकल जाए फिर संसद के अंदर फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो समितियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो इस मामले की जांच करें कि सरकार ने या मंत्री ने या मंत्रिमंडल ने जो आश्वासन दिया है वो कहाँ तक पूरा हुआ है। नहीं पूरा हुआ तो उनको याद दिलाया जाएगा कि भैया आपने आश्वासन दिया था, भूल गए आप, हमारा काम है आपको याद दिलाना। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी है, महिलाओं के मामले की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, पत्राचार समिति है, हर एक मामले की 85 समितियां बनती हैं। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सारी कमेटीज बनती हैं जो संसद के सारे कामकाज देखती हैं। तो ये समितियों का महत्व हमारी संसदीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा है, कमेटीज बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो ये जो आप देखते हैं कि संसद में बस बहस होती है, हल्ला गुल्ला होता है, वो चीखते चिल्लाते हैं फिर चले जाते हैं, वो आप बस 7-8% जो होता है वो आप देखते हैं। बाकी 90% से ज़्यादा चीज़ें बैकग्राउंड में इन कमिटीज के माध्यम से सारे काम कर दिए जाते हैं। चाहे कानून बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे बस आप लास्ट डिबेट देखते हैं थोड़ी सी, उसके पहले बैकग्राउंड में वो सारे काम क्या होते हैं? चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि संसद में काम नहीं होता, काम बहुत होता है। और सारे काम किसके माध्यम से होते हैं? संसदीय समितियों के माध्यम से। ठीक, चलिए, इसके अलावा लास्ट में संसद में कई सारे प्रस्ताव आते हैं, कई सारे प्रपोजल आते हैं। आपने सुना होगा निंदा प्रस्ताव है तो विश्वास प्रस्ताव है तो अविश्वास प्रस्ताव, एक कॉन्फिडेंस मोशन आता है और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। ठीक, अटेंशन होता है, ध्यानाकर्षण है, तो कई सारे अलग अलग प्रस्ताव आते हैं, उसको भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लिख लीजिए संसद के विभिन्न प्रस्ताव, वेरियस मोशंस या प्रपोजल्स आप लिख सकते हैं ऑफ पार्लियामेंट। तो जिसमें सबसे पहले लिख लीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है कि ये अटेंशन मोशन कहते हैं इसको, प्रस्ताव को अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। ठीक है, सब प्रपोजल कर दिया है, मोशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है? ध्यानाकर्षण। तो ध्यानाकर्षण होता है कि सार्वजनिक हित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, मंत्रिमंडल उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसी मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है और कहा जाता है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो उसी को क्या बोलते हैं? पे अटेंशन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिख लीजिए, यह किसी मंत्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अटेंशन प्रपोजल या अटेंशन मोशन, इसको अंग्रेजी में मोशन लिखिएगा, प्रपोजल को हर जगह मोशन।
is presented to a minister on a public interest or very important subject. ठीक, इसके अलावा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? जैसे मान लिया कि मंत्री ने संसद में जैसे बताया कि इंफॉर्मेशन देनी है, जानकारी देनी है, काम करना है, तो जानकारी जो देनी थी सही जानकारी ना दे के क्या किया, गलत जानकारी दे दिया, या कुछ तथ्य उन्होंने छुपा लिए। कुछ तथ्यों को क्या किया, छिपा दिया। जब कुछ तथ्यों को छुपा देंगे तो फिर क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। तो संसद सदस्यों का जो विशेषाधिकार है, उनका जो प्रिविलेज है वो भंग होगा कि भाई हमारा विशेषाधिकार है, हम सरकार के सामने काम कर रहे हैं, तो हम सारी चीजें सही से हमारे सामने आए, जानकारी सही हो। तो ये उसी लिए होता है कि भाई गड़बड़ न हो। कि लिख लीजिए, यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छुपाकर, इफ a minister has violate the privilege of the members of parliament, यदि किसी मंत्री ने किसी तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर, if a minister have violate the violate the privilege of the members of parliament by concealing facts or गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छुपाकर या गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है। ठीक है, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कॉमा, then the member of parliament can move a privilege motion against the minister। विशेषाधिकार का हनन किया है तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव रखते हैं, प्रिविलेज। भाई ये विशेषाधिकार है सांसदों का। अब सांसदों के विशेषाधिकार को अलग से डिस्क्राइब किया, सांसदों के विशेषाधिकार को अलग से डिस्क्राइब किया गया है अनुच्छेद 105 में, लिख लीजिए आर्टिकल 105। आर्टिकल 105। अब सांसदों का विशेषाधिकार कहाँ पर दिया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, 105 आपको लिखने के लिए दिए भी होंगे, आप लिखे भी होंगे, हुआ ना, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, बाकी जो लिखे हैं लिख लीजिए। अब देखिए है क्या कि इसमें लिखा हुआ कि संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा, यानी बोलने का अधिकार, बोलने की पूरी स्वतंत्रता होगी, यानी संसद सदस्य संसद में कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। जैसे बाहर कुछ भी बोल देते हैं तो किसी ने कहा हमारी मानहानि हो गई तो डिफर्मेशन का केस कर देंगे,
संसद में वो कुछ भी बोले, बिना स्पीकर की परमिशन के कोई केस मुकदमा उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो एरिया किसके पास है? स्पीकर के पास है। स्पीकर अगर कह दिया कि हाँ ठीक है तो ठीक है। राहुल गांधी जो पहले बोला था तो वो संसद के अंदर बोले थे? बोलते हैं ना संसद के अंदर। वही संसद चल कहाँ रही है? अभी नहीं सर, कुछ दिन पहले की जब बात भी संसद में बोलेंगे तो वो स्पीकर के अंडर में, स्पीकर जो चाहे वो, स्पीकर अब उनके खिलाफ है, वो कह रहे कि नहीं खराब है तो कर देगा। है। तो गलत भी लगे तो बाद में फिर पेपर मिलता है। नहीं नहीं, बोलने के लिए नहीं थे जो वो तो। मोदी भी बोलते हैं ना, सभी मोदी वो तो वो संसद में थोड़े बोले थे, संसद के बाहर भाषण। वो तो भाषण दे रहे थे, रैली में बोले थे कि सारे मोदी चोर क्यों हैं, नीरव मोदी, नलित मोदी। तो वो बाहर के भाषण को लेकर, संसद के अंदर में कोई मुकदमा नहीं। सीधा चली गई थी जहाँ तक। तो वो दूसरा केस हुआ था, उसमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान था, तो उसमें सदस्यता समाप्त की गई थी। ठीक, दूसरा है कि संसद में या उसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है 105 में। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। ठीक, क्लियर। तो ये सब ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं, विशेषाधिकार और शक्तियां, कि इसमें सांसदों को अल्टीमेट पावर्स दी गई है, लेकिन संसद के अंदर, बाहर नहीं। अंदर मारपीट करेंगे तो कुछ नहीं किया जाएगा, बाहर मारपीट करेंगे तो कुछ न कुछ तो किया जाएगा। आईपीसी कई सारी धाराओं में छूट मिलती है कि उनको गिरफ्तारी के संबंध में छूट मिलेगी। अगर संसद की बैठक होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद अरेस्ट किया जाएगा तो स्पीकर से परमिशन ली जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी शक्तियां होती है। तो इसमें एक शक्तियां ये भी हैं कि उनको सही जानकारी मिलेगा, सही जानकारी नहीं दी है किसी मंत्री ने तो फिर उनके विशेषाधिकार का क्या किया गया है? हनन किया गया है। समझ गए? चलिए, इसके अलावा है निंदा प्रस्ताव, लिख लीजिए। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव केवल कहां पर आता है? लिख लीजिए, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो निंदा प्रस्ताव है कहां पर लाता है? लोकसभा। ये किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा। लिख लीजिए, विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, प्रेजेंटेड बाई एनी मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाएगा। ये इसलिए लाया जाता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियां गलत हैं, उन गलत नीतियों की आलोचना करेंगे। हालांकि ये जनरली पारित नहीं होता, क्योंकि भाई मेजोरिटी किसकी होती है? सरकार की होती। इन केस अगर मान लीजिए पास हो भी गया तो सरकार से कोई ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये पास हो गया तो ये जरूर क्लियर हो जाता है कि सरकार मेजोरिटी में नहीं चल रही है। सरकार को जल्द से जल्द, सरकार को प्रेशर बनता है कि वो फिर ये है कि विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करे और अपना साबित करे कि हाँ हम मेजोरिटी में हैं। क्योंकि अगर ये पास हो गया, जनरली पास नहीं होता, क्योंकि लोकसभा में आएगा, विपक्ष लेके आएगा, तो विपक्ष के पास संख्या बल तो होता नहीं कि वो पास करा सके। लेकिन इनकेस गलती से भी हो गया तो फिर दबाव किस पर बन जाएगा? सरकार पर, कि जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंशियल मोशन लेके अपनी बहुमत को आप साबित कीजिए। ये पास नहीं होता जनरली। अगर पास भी हो गया तो इस पर रिजाइन नहीं होता। ठीक है, लिख लीजिए, यह विपक्षी दल के द्वारा पारित होता है जो किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद के खिलाफ होता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। पास बाय अपोजिशन पार्टी विच इज अगेंस्ट द मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After the passing of this resolution, it is not necessary to resign the Council of Ministers, but confirmation motion will have to be brought by the government. लेकिन सरकार को कौन सा प्रस्ताव लाना पड़ेगा? निंदा प्रस्ताव लाना पड़ेगा।
ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव स्टेटमेंट दे देगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकता है, नहीं केवल कहाँ आएगा, लोकसभा में। कौन लाएगा? ऐसा नहीं कि सरकार विपक्ष की निंदा करने लगे, विपक्ष लाएगा, किसके लिए? सरकार की निंदा करेगी। समझ गए? चलिए, इसके अलावा कुछ कट मोशंस होते हैं, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कट मोशंस। तो जो कटौती प्रस्ताव होते हैं, कट मोशंस होते हैं, हो गया। अब देखिए, जो कटौती प्रस्ताव होते हैं, कट मोशंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि सरकार जो बजट मांगे रखती है, बताया ना कि इस विभाग के लिए इतना चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो उसमें लोकसभा प्रस्तुत करेगी, अपोजिशन कहेगा कि नहीं इसमें इतना नहीं, इतना कीजिए, इसमें इतना नहीं, इतना कीजिए, प्रस्ताव कटौती करेगी। तो उसमें 2-3 तरीके की होती है, कुछ 1 रुपए की कटौती होती है, कोई 100 रुपये कटौती होगा। ये बस सिंबॉलिक होता है, मतलब प्रतीकात्मक। कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कटौती प्रस्ताव अगर कट मोशन पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार, जब भी आप देखेंगे जैसे ये सब जब प्रपोजल लाते हैं, तो सरकार अपने पूरे दमखम के साथ, यानी सारे सांसदों को बटोर के बैठती है कि गलती से भी कटौती प्रस्ताव कोई पास हो गया तो फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए कटौती भी 2-3 होती है। देखिए, कटौती प्रस्ताव, कट मोशंस। तो कटौती प्रस्ताव किस लिए आता है? लिखिए फॉर द, लिखिए बजट मांगों में कटौती हेतु, फॉर द रिड्यूसिंग या कटिंग इन बजट डिमांड्स, फॉर द कटिंग या रिड्यूसिंग द बजट डिमांड्स। बजट मांगों में कटौती के लिए होता है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव का अर्थ होता है सरकार के प्रति अविश्वास। लिख लीजिए, द मीनिंग ऑफ कट मोशंस इन लोकसभा, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव का अर्थ होता है सरकार के प्रति अविश्वास। द मीनिंग ऑफ कट मोशंस इन लोकसभा इज द नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, सरकार के प्रति क्या है? अविश्वास। यानी कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। लिख लीजिए, कटौती प्रस्ताव के पारित होने पर, क्या लिखे? लास्ट लाइन क्या बोलते हैं? कट मोशन इज द, कट मोशन इन लोकसभा इज कॉल्ड द, मीनिंग ऑफ कट मोशन इन लोकसभा इज द नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या लिखे? कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को क्या पढ़ना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। गवर्नमेंट मस्ट बी रिजाइन आफ्टर पास द कट मोशंस। कटौती प्रस्ताव के पारित होने के बाद सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा, यानी कट मोशन पास नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक, तो ये 3 तरीके का होता है। लिखिए, 3 प्रकार की कटौतियां होती हैं। पहला होता है नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट मोशन। तो जो पॉलिसी कट मोशन होता है, इसमें किसी विशेष मांग पर मांगी गई राशि में 1 रुपए की कटौती की जाती है। लिख लीजिए, मांग की गई राशि में 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव। डिडक्शन of ₹1 in the amount of demanded, deduction of ₹1 in the amount demanded is passed। ठीक, तो इसको प्रस्तुत करते में सदस्य बताएगा कि किस नीति में कटौती करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। दूसरा लिखिए, प्रतीक या सांकेतिक कटौती, प्रतीक या सांकेतिक कटौती, इसको बोलते हैं टोकन कट, टोकन कट।
मोशन इसमें कितना करते हैं, 100 रुपये की कटौती करते हैं। डिडक्शन ऑफ ₹100 फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार ने जो राशि की मांग की उसमें कितना कम करेंगे, 100 रुपया। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए, अर्थगत कटौती, इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन ये किसी विशेष मद के लिए मांगी गई राशि में कमी की जाती है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, खर्चों में कमी लाना। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, बस राशि में कुछ कमी कर देंगे, ज्यादा नहीं। इसको इसलिए लेंगे क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस। अगला आ जाइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सर ये व्यक्तिगत कटौती करता हूँ, मांग की गई राशि मतलब बजट मांग है, उसमें कटौती। जैसे बताया ना कि बजट आता है, उसके बाद कई सारे वो डिमांड करते हैं, ये सब डिमांड वो डिमांड, तो उसमें कटौती करने की कोशिश करेंगे, भाई इतना मत खर्चा कीजिए, आप कम कीजिए। 30 रुपये कटते हैं। काटा नहीं जाता, ये बस सिंबॉलिक होता है कि विपक्ष सरकार के इस प्रस्ताव का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। 1 रुपया मान लीजिए कट ही जाए, सरकार गिर जाएगी 1 रुपये के चक्कर में ना। ये सब पास नहीं होने वाले प्रस्ताव होते हैं, तो इसलिए बस सिंबॉलिक 1 रुपया 100 रुपया, ये सब पास थोड़े होता है। भाई लोकसभा में आ रहा है ना, और सरकार है लोकसभा में, सरकार है तो मेजोरिटी होगी, अपोजिशन कहाँ पास करा पाएगी इसको। और अपोजिशन पास करा दे रही है, इसका मतलब सरकार माइनॉरिटी हो गई, मेजोरिटी में है ही नहीं सरकार। पास होने का मतलब क्या हुआ, मेजोरिटी में कौन है, अपोजिशन है, सरकार गिर जाएगी। चलिए ध्यान रखेंगे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, लिख लीजिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, देयर इज नो एनी। ठीक है, देयर इज नो एनी डिटेल्स अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, या नॉट एनी मेंशन, या नो एनी क्या लिखे, डिटेल्स इन अबाउट नो कॉन्फिडेंस, संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में एक अनुच्छेद है 118, 118 में दिया गया है प्रक्रिया के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो उसी, ध्यान रखेंगे, जितने भी संसद अपने नियम बनाती है, यानी जो कार्रवाई के जो नियम बनाते हैं ना स्पीकर और बाकी सदस्य, तो वो 118 से बनाए जाते हैं। किस अनुच्छेद से, 118 से। तो उसी 118 का जो प्रक्रिया का नियम है, उसी में एक नियम रखा गया है 198। कौन सा रखा गया है, 198। तो 198 से जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ये संविधान में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इसलिए 118 में प्रक्रिया का नियम है। और इसमें लिख लीजिए, लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का नियम है, रूल ऑफ 198 ऑफ द लोकसभा इज द रूल ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, इज द रूल ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। और यह, और नहीं दिस, यह विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा? विपक्षी दल द्वारा लाया जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा? विपक्षी दल लेके आएगा। केवल कहाँ आएगा नो कॉन्फिडेंस? लोकसभा में आएगा, भाई सरकार तो लोकसभा में है, ठीक। तो कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 50, मिनिमम 50 मेंबर्स, यानी लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रस्तुत करेंगे, ठीक। इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद के प्रति नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में हमारा कोई विश्वास नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये पास हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? धड़ाम हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? इसको पास नहीं होना है। लिखिए, इसके पारित होने से सरकार का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, समझ गया? यानी अगर ये पास हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो अब तक 28-29 बार आ चुका, 29 बार हमें लग रहा है कि आ चुका है। मोदी जी से पहले 27 बार आया था, 2 बार इनके खिलाफ आया, 2 बार आ चुका है नॉन कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। अब तक लिख लीजिए 29 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। ये बात है। 29 बार, ठीक। सबसे पहली बार लिख लीजिए 1963 में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1963, पहली बार 1963 में जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया था, अगेंस्ट द जवाहरलाल नेहरू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 1963 में जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया था। और कौन लेके आया था? ठीक है, ये लिखा है, कृपलानी लेके आए थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जनरली ये क्या होता है, गिर जाता है, ये पास नहीं हो पाता। मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव जब उनके खिलाफ लाया गया था तो उसके आने से पहले उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया था। तो कई बार ऐसा हुआ कि लाने से पहले पता है कि गिर जाएगा, मतलब पास हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगी? रिजाइन कर देगी। लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई इन 1970 लिखे 1978, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विश्वास प्रस्ताव पारित होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन बिफोर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, नहीं कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ने अविश्वास प्रस्ताव पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि उनकी सरकार पूरी गिराना चाहती हम्म, है, उनके लोग भी गिराना चाहते हैं। अरे अपोजिशन वाले लेके आए थे, इनको पता है कि पास हो जाएगा, बेइज्जती हो, इससे अच्छा पहले रिजाइन कर दिया। मेजोरिटी तो नहीं है, नहीं थी ना, कम हो गए, भाग गए। सांसद बनना और सांसद की कुर्सी बचाए रखना तो अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इनको भी राष्ट्रपति ने कहा विश्वास प्रस्ताव लाइए, अरे इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस ले देंगे, तो इससे अच्छा पहले रिजाइन कर दो, हट जाओ, पास तो हो नहीं पाएगा। चलिए, दूसरा है कॉन्फिडेंस मोशन, इसका उल्टा होता है, लिखे विश्वास प्रस्ताव।
तो विश्वास प्रस्ताव कब होता है, कौन प्रस्तुत करता है, मंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, प्रेजेंटेड बाय एनी मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो जो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, सरकार लेके आएगी। इसको लाने के लिए कौन कहेगा, राष्ट्रपति प्रपोजल देगा, राष्ट्रपति सरकार को कहेगा कि भाई हमको लगता है कि सदन में आपके पास संख्या, बस मान लीजिए कि एच डी देवगौड़ा की सरकार है, समर्थन सरकार चल रही, कुछ सांसद खिसक गए, दूसरी पार्टी में चले गया, समर्थन वापस ले लिया, मान लीजिए ममता बनर्जी ने समर्थन सरकार से वापस ले लिया, या जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, समर्थन वापस ले लिया, तो अब समर्थन वापस लिया, सरकार खुद से तो करेगी नहीं विश्वास, चिट्ठी भेजी गई राष्ट्रपति को कि हमने समर्थन वापस लिया। फिर राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह को कहा कि भाई हमें लगता है कि आपके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है, इसलिए आप संसद में क्या लेके आइए, लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, तो पता चले कि आपके पास कितने लोग हैं, गिनती हो जाए एक बार। तो वो राष्ट्रपति कहता है किसको, मंत्रिपरिषद या प्राइम मिनिस्टर को, कि आप अपना बहुमत, सीधी बात, अपना मेजोरिटी प्रूव कीजिए। समझ गए, जैसे कोई सांसद चले गए राष्ट्रपति के पास, हम समर्थन वापस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं तुरंत धड़ाम हो जाएगी सरकार, तो फिर राष्ट्रपति अब उसके कहने से तो मानेगा नहीं, बोले आप प्रपोजल लेके आइए, कॉन्फिडेंस मोशन। वो ये देखना होता है कि हाँ सदन का समर्थन सरकार के साथ है या नहीं, वो कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा, तो गिनती होगी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता है कि पास नहीं होता, और विश्वास प्रस्ताव को कौन लेके आ रहा है, अपोजिशन, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन का पास होना जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ तो सरकार रिजाइन करेगी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिरेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का फेल होना जरूरी है और कॉन्फिडेंस मोशन का पास होना, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस कौन लेके आता है, अपोजिशन, और कॉन्फिडेंस कौन लेके आती है, सरकार लेके आती है। ये बस दिखाने के लिए होता है कि हाँ हमारा बहुमत है। सरकार खुद से भी कर सकती है, राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। कई बार होता है कि सरकार के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, सरकार की आलोचना हो रही है, तो सरकार क्या प्रस्तुत करेगी, कॉन्फिडेंस मोशन, गिलाई हम आपको जवाब देते हैं, बहस होगी, सवाल जवाब हुआ, फिर गिनती करा के दिखाएंगे, देखिए हमारे पास इतने लोग हैं। तो ये सरकार का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे संख्या बल होती है, तो इससे सरकार का क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्या लिखें, ये लोकसभा में सरकार का क्या होता है, बहुमत होता है, मेजोरिटी। ठीक है, और किसके आदेश पर आता है, राष्ट्रपति इसके लिए कहेंगे। तो इसका क्या होगा, विश्वास प्रस्ताव लिखिए, पारित होना आवश्यक है, विश्वास प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी पास्ड। तो विश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, लोग रिजाइन कर देंगे। अगर पारित नहीं हुआ तो दे हैव टू रिजाइन, यानी कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ तो सरकार क्या करेगी, रिजाइन करेगी। समझ गए, दो बार ऐसा हुआ कि दो प्रधानमंत्रियों ने विश्वास प्रस्ताव में, ये लोग हार गए तो इन्हें रिजाइन करना पड़ा। लिखिए 1990 1990 वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह, और 1997 एच डी देवगौड़ा। देखिए विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण त्यागपत्र दे दिया, दे रिजाइन। 97, 90 में बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह लिखा हुआ है, 90 में बीपी सिंह, और 97 में एच डी देवगौड़ा ने विश्वास प्रस्ताव न पास प्राप्त होने के कारण दे रिजाइन, इन लोगों ने क्या किया, रिजाइन कर दिया था। किस लिए रिजाइन किया था, कॉन्फिडेंस मोशन ये पास नहीं करा पाए थे। कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने प्रस्तुत किया लेकिन अपोजिशन ने वोट जम के दे दिया इनके खिलाफ,
तो सरकारें क्या हो गई, बोलते ना सरकार गिर गई, तो यहीं से गिरती है, दोनों से गिर सकती है, नो कॉन्फिडेंस से भी और कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो गिरेंगे, और कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ तो गिरेंगे। समझ गए? चलिए, तो ये सब हमारी संसदीय व्यवस्था में एक प्रस्ताव जो लाया जाता है, तो बस ध्यान रखेंगे कि ये सरकार का विश्वास दिखाता है। ठीक है, ये लोकतंत्र में की परंपरा के लिए जरूरी होता है कि भाई लोग आपके साथ हैं। जैसे आपको बताया ना कि सरकार तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक लोकसभा में 272 उससे अधिक सांसद आपका साथ दे रहे हैं। एक भी कम हो गया, एक भी, जैसे 1999 में 1999 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या हो गई, एक वोट से हार गई थी, उसमें भी बहुत चिक चिक हुआ, बहुत झिक झिक हुआ, लेकिन एक वोट से पराजित हो गया। आप सोचिए वहां पर स्पीकर इन्हीं की पार्टी के थे, अगर मैच टाई हो जाता तो ये जीत जाते। जैसे जीएमसी बाला योगी उस समय थे लोकसभा अध्यक्ष, वो इनकी पार्टी से थे, बीजेपी के सपोर्ट में थे। हुआ ये कि उड़ीसा के उस समय सीएम थे, लोकसभा के सदस्य थे, उनको उड़ीसा का सीएम बनाया गया था। नाम क्या था? नहीं 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 नहीं, और नाम था उनका, कांग्रेस के थे, बड़े अच्छे नाम थे, ओके याद करके बताते हैं, बड़ा बवाल हुआ था उसके नाम। बिना इस्तीफा के यहाँ वोटिंग किए थे 2000 से, तो नवीन पटनायक ही। हाँ, उसके पहले बड़ा अच्छा नाम था, कुछ अजीब सा नाम था, याद था मुझे, उड़ीसा सीएम। नवीन पटनायक रही है महिला नवीन पटनायक महिला हाँ, गिरधर गेमांग, गिरधर गेमांग थे लोकसभा के सदस्य, उनको उड़ीसा का सीएम बनाया कांग्रेस ने। ठीक, तो जैसे बताया कि जब आप सीएम बनते हैं, आप उड़ीसा विधानसभा के सदस्य हैं नहीं, आप जैसे योगी आदित्यनाथ लोकसभा के थे, उन्हें यूपी का सीएम बनाया गया, तो सीएम बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उनको यूपी विधानसभा की सदस्यता लेनी थी, और लोकसभा की सदस्यता उनकी क्या है, समाप्त हो जाएगी। तो गिरधर गेमांग लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने उड़ीसा के सीएम पद की शपथ ले ली थी, लेकिन लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ी नहीं थी उन्होंने, समझे, और वही फंसा दी खेल आके, और एकदम समझिए कि कांटे की टक्कर थी, बराबरी पर आ चुका था मामला। समझ लीजिए कि 198 पक्ष में था, 198 विपक्ष में, एक वोट वो ले आके डाल दिए अपोजिशन में। अगर वो वोट नहीं डालते तो मामला टाई हो जाता, तो फिर क्या होता, स्पीकर करता वोट निर्णायक मत, और स्पीकर किसके फेवर में जाता, सरकार, सरकार बन जाती। 99 में जो खेल हुआ तो स्पीकर के चक्कर में हुआ था, अगर स्पीकर इनकी पार्टी का नहीं होता तो भी ये बच जाते, क्योंकि उसका तो एक वोट काउंट हो जाता ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखते हैं, उसमें बहन जी का रोल बहुत तगड़ा था। वो सब क्या करते हैं कि इसीलिए बाद में फिर मेजोरिटी के कई सारे नियम बदले गए, कि वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि 200 सांसद हैं, मान लीजिए कि 400 सांसद उपस्थित हैं, ठीक, मान लीजिए 500 सांसद प्रेजेंट है, ठीक, तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए, 251 चाहिए। अब मान लीजिए कि बहन जी के पास मान लीजिए कि 20 सांसद, ठीक, तो बहन जी पहले बाहर बैठ के चाय पीती रहेंगी, ठीक, अब चाय पीते हुए देख रहे हैं कि सरकार लगता है 250-51 क्या है, पहुंचा देगी, तो फिर जाके, अब वो बेचारे लोग आके 250 तक अभी पहुंच रहा है, तब तक वो लोग भी जाके लोकसभा में बैठ जाएंगे, तो अब इनकी संख्या कितने हो गई, 520। अब मेजोरिटी कितने चाहिए, 200 कितना हो जाएगा, 61। रूला मारते हैं ऐसा, जब यहाँ पहुंचे थे तो पता चला थोड़ा सा और बढ़ा दी, वोट नहीं करेंगे, जाके बैठ जाएंगे,
बढ़ जाएंगे तो मेजोरिटी की सीट नंबर और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। तो बहुत मजाक करते हैं इसमें। तो लोकतंत्र बहुत भयानक होता है। कभी इसका दर्दनाक खेल जो देखता है वो रो देता है, आंखों से आंसू नहीं निकलते। ठीक है कि इतनी बड़ी सरकार, इतने सोचिए प्रधानमंत्री और डिप्टी पीएम और डिप्टी सीएम और सारे लोग एक आदमी के चक्कर में बाहर हो गए। ठीक। तो बहुत जबरदस्त खेल होता है, सत्ता का खेल इसीलिए बड़ा खराब होता है, इसीलिए क्लियर मेजोरिटी जरूरी है। जैसे मध्य प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश पिछली बार यही हुआ कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं शायद विधानसभा की। ठीक। तो विधानसभा की मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। ठीक। तो मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 116 चाहिए। ठीक। कांग्रेस के पास लगभग 120 सीटें मिली। ठीक। कांग्रेस के पास कितने सीटें मिली, 120 सीटें। बीजेपी के पास लगभग 108 या 9 के आसपास थे। ठीक। सरकार बन गई किसकी, कांग्रेस। अब बीजेपी ने क्या किया, इसमें से तोड़ लिया, 20-22 को तोड़ के अपनी तरफ लेके आ गए। लेकिन जब उस समय एंटी डिफेक्शन था नहीं, अब एंटी डिफेक्शन आ गया, दल बदल विरोधी कानून। तो जब दल बदल विरोधी कानून आएगा तो इसमें से जब मान लीजिए 20-22 भागे, मान लीजिए कि 22 भाग गए, तो 20 की विधानसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब कितने बचे, 210। अब 210 की मेजोरिटी कितनी होगी, 106। अब इन बेचारों का 120 था, इसमें से 20 गायब हो गए, ये कितने बच गए, सरकार बन गई 109 वाली। अभी तो जब बाई इलेक्शन होगा, अब इसमें से कितने बीजेपी के जीतने कितने कांग्रेस, तो बात की बात है ना, उस समय तो कठिन है सरकार। समझ गए, ये खेल होता है सत्ता का, कि सीटें ज्यादा रहने के बावजूद इनकी सरकार बनी, 20 तोड़ के अपनी तरफ मिला ली, उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी, सदस्यता खत्म हो गई। तो जब मेंबरशिप खत्म हुई तो क्या हुआ, गए बड़े स्लग। तो सदस्यता खत्म हो गई, क्या हम बोले थे, हाँ समझ गए। तो मेंबरशिप, या बुला लो, तो मेंबरशिप खत्म हो गई इनकी, तो इनका क्या हो गया, 100 पहुंच गए बेचारे। और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 100, इनके 109 थे, ये जीत गए। समझ गए। तो ये खेल चलता, तो बहुत भयंकर खेल चलता। अब उस समय टेक्निकल मामला था कि भाई टेक्निकली उन्होंने लोकसभा से रिजाइन नहीं किया था, किरदार की मांग, उनको बुला लिया कांग्रेस ने, आइए वोट कीजिए। अब वो जीते जीते लास्ट मोमेंट में पहुंच गए, मामला टाई कर दिया, अरे मामला एक बढ़ा दिया। अगर वो नहीं बढ़ाते तो मैच क्या था, बराबरी पर था, और स्पीकर इनके फेवर में वोट दे रहा था, क्योंकि बताया था कि बराबरी की स्थिति में क्या होगा, कास्टिंग वोट होगा, कास्टिंग वोट में जीत जाएंगे। तो एक एक वोट से सत्ता बदल जाती है। ठीक। चलिए खैर, इसके अलावा एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है, लिख लीजिए लास्ट। धन्यवाद, थैंक यू। तो आर्टिकल 87 आपको बताया था, अनुच्छेद 87 क्या होता है कि राष्ट्रपति का संसद को विशेष भाषण, स्पेशल एड्रेस टू पार्लियामेंट। ठीक। तो हर बार राष्ट्रपति संसद में क्या देते हैं, भाषण देते हैं। जब भी बताया था कि साल का जब पहला सेशन शुरू होगा तो पहले सत्र पर क्या होंगे, राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं हर बार। तो राष्ट्रपति जब भाषण देते हैं तो उसमें राष्ट्रपति भाषण खुद नहीं देते, वो मंत्रिपरिषद लिख के देती है, वही वो पढ़ देते हैं जाके। तो जो बताया था कि हमारी कार्यपालिका शक्ति उन्हीं के हाथ में है, तो सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी नीतियां, जो भी उनका एक खाका है, वो पूरा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष इकट्ठा बुला के बता देते हैं कि ये है। उसके बाद उस पर बहस कराई जाती है और फिर राष्ट्रपति को दोनों सदनों में अलग अलग धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराया जाता है, उस पर बहस होती है, सवाल जवाब होता है। भाई सरकार आलोचना करेगी ये नीति गलत है, वो नीति गलत है,
और सत्ता पक्ष उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति ने पढ़ा। तो उस पर धन्यवाद देने के लिए कि राष्ट्रपति जी आप सदन में आए, आपका धन्यवाद, आपने इसको दिया, हम एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। दोनों सदनों में पास कर दिया जाता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में पास होना जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ मतलब नंबर्स आपके पास नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिजाइन होगा। तो इसका भी पास होना लोकसभा में क्या होता है, भी होता है। लिख लीजिए, राष्ट्रपति के संसद में भाषण के बाद, आफ्टर प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट, राष्ट्रपति के संसद में भाषण के बाद सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द थैंक यू मोशन, संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इसको अंग्रेजी में कुछ और नाम दिया जाता है, याद नहीं आ रहा, धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक यू मोशन, इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रत्येक सदन में क्या लाता है, धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन लाया जाता है। इट मस्ट बी पास, इसे पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, लोकसभा से। अगर लोकसभा से लिख ली, इफ लोकसभा रिजेक्टेड दिस प्रपोजल इन दिस मोशन, यदि लोकसभा इस प्रस्ताव को क्या करती है, पारित करती है, ठीक है, लोकसभा इस बैठक को पारित करती है, तो सरकार को क्या करता है, अरे पारित नहीं, ये क्या लिखे, लोकसभा रिजेक्टेड दिस मोशन, द गवर्नमेंट मस्ट बी रिजाइन, प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। कि अगर लोकसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो गवर्नमेंट मस्ट बी रिजाइन, गवर्नमेंट इसको रिजाइन करेगी, त्यागपत्र देगी किसी भी हाल में, तो वो शासन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये जो प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव है, ये इसीलिए लाया जाता है कि आपको बताया था कि हर बार जब चुनाव होता है, बताया था राष्ट्रपति संसद को भाषण कब कब देते हैं, बताया था कि हर बार कैलेंडर चेंज होगा तब, जब प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद जब पहला दिन होगा, या जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, संयुक्त बैठक होगी, तब राष्ट्रपति के संसद को क्या होता है, भाषण होता है। तो जब राष्ट्रपति संसद में बोलते हैं तो एक उनका धन्यवाद दिया जाएगा कि आप आए, बड़ा अच्छा लगा, ये है वो। तो उसी तरीके से एक कटसी के रूप में लिया जाता है, और इसमें संशोधन भी कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बार जैसे राज्यसभा में अब संशोधन कैसे होगा, मेजोरिटी से होगा, तो लोकसभा में तो संशोधन की संभावना नहीं होती, राज्यसभा में हो जाती है। जैसे मोदी की सरकार पहली बार बनी थी, उस समय कांग्रेस हावी थी राज्यसभा में, तो संशोधन करा दिया था। लोकसभा में तो नहीं करा पाया, राज्यसभा में संशोधन हो चुका था। तो कई बार होता है कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है, संशोधन भी कराया जाता है। वो मेजोरिटी से हो सकता है कि नहीं, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का भाषण मतलब एग्जैक्टली वो किसका भाषण है, सरकार का। वो सरकार की पूरी जो नीतियां होती हैं, ठीक है, जो सरकार का पूरा कार्यक्रम है, उसी पर अपना पूरा वो विचार रखते हैं। एक तरीके से सरकार का ही लिखा हुआ पढ़ते हैं, और वो अपने मन से नहीं बोलते। राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद ने लिखा वही बोलेंगे, उससे इधर उधर नहीं जा सकते। राज्यों में भी ऐसे होता है, राज्यपाल पढ़ते हैं, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है कि राज्यपाल किसी और पार्टी का है और राज्य में मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का, झगड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री जो लिख के राज्यपाल पढ़ भी नहीं करेगा। तमिलनाडु में हो गया था, गवर्नर ने मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो खाली सदन के पटल पर रखवा के पास करा दिया गया। तो ऐसा भी होता है, हालांकि वो राज्य में होता है, केंद्र लेवल पे इस तरह की कोई किचकिच नहीं होती। बताएं कि हमारा जो राष्ट्रपति का पद है या सरकार है, भारत सरकार एक मर्यादित पद है। अब इसमें अगर झगड़ा हुआ तो फिर इससे क्या संदेश जाएगा कि हम लोग में आपस में नहीं पटरी खा रही, गलत संदेश जाता है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया ऐसी व्यवस्था बनाई कि केंद्र स्तर पर कोई विवादित स्थिति न हो, झगड़ा झिकझिक न हो, अच्छा नहीं लगेगा। पता चला राष्ट्रपति कुछ और बक रहे हैं, पर प्रधानमंत्री कुछ और बक रहे हैं, दोनों में झगड़ा चल रहा है, खींचातानी चल रही, तो ये नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से कई सारे प्रस्ताव होते हैं, जिन प्रस्तावों पर वोटिंग होती है। इसमें एक विप होता है, आपने सुना होगा, WHIP विप जारी किया जाता है।
हर एक राजनीतिक दल का एक व्हिप होता है, सचेतक उसको बोलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सदस्यों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए व्हिप जारी करती है, और व्हिप का उल्लंघन पार्टी नहीं कर सकती। जैसे मानिए कि आपने लोकसभा की सीट पर लोकसभा में चुनाव लड़ा, आप भाजपा से सदस्य हो गए। अब मान लीजिए किसी मामले पर वोटिंग हो रही है और आपका विचार है कि सरकार ये गलत कर रही है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ वोट करेंगे, तो वो नहीं कर सकते। कि अगर व्हिप जारी हो गया कि आपको आना है और वोट इस फेवर में करना है तो करना है, नहीं किए तो आपकी मेंबरशिप खत्म करा देगी पार्टी। तो एक तरीके से कहा जाता है ये व्हिप वाली जो व्यवस्था है, ये एक तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के विचार पर पार्टी के विचार को थोप देती है कि आप अगर सपा के हैं तो सपा जो कहेगी आप वही करेंगे, आप उससे अलग स्वतंत्र मत नहीं रख सकते। तो व्हिप वही होता है, वही खा जाता है लोगों को कि आप कांग्रेस पार्टी में भले ही आपका मत कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया अपने सांसदों को कि आपको इस प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट देना है, तो वो विपक्ष में ही देगा। अगर पक्ष में दिया तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पार्टी वाइज जो स्थितियां होती हैं, ये डेमोक्रेसी में एक तरीके से कहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत विचार को महत्व नहीं देते, ये दलगत विचार को महत्व देते हैं। यानी व्यक्तिगत आप क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपकी पार्टी क्या सोच रही है बस ये मतलब है कि वैसा नहीं कि मोदी जी जो कर रहे हैं सभी सांसद उनके समर्थन में ही हो सकता है कि उसके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कि अगर वो किसी मामले पर चाहे कि सरकार के खिलाफ वोट दे दें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर व्हिप जारी हो गया, और हर दल का, राजनीतिक दल का एक व्हिप होता है, सचेतक होता है, वो बैठा रहता है, वो इशारा करेगा कि आपको फेवर में करना है तो फेवर में करेंगे, पोजीशन में करना है तो जो कहेगा वही करेंगे। अगर व्हिप का उल्लंघन आपने किया तो जिस सदन के आप लोकसभा के सदस्य हैं सहायता खत्म करेंगे आपकी। तो इसलिए जो सांसद या विधायक होते हैं, ये समझ ले कि राजनीतिक दलों के गुलाम होते हैं, इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, सीधे कहिए कि भेड़ बकरी, कि जो कहा वो करना है, अपने मन से नहीं जाना। भेड़ बकरी वाली हालत होती है कि पार्टी ने जैसा कहा उसी विचारधारा पर चलेंगे, अपना कुछ नहीं कर सकते। आप सपा में हैं तो जो सपा कहेगी वही आपको करना होगा। सदन के अंदर तो, बाहर आप मान लीजिए कुछ बकवास कर भी दिए, बाहर आप क्या करें इससे कोई मतलब नहीं, संसद के अंदर व्हिप का उल्लंघन नहीं हो सकता, और पार्टी ने कहा है कि इसके खिलाफ आपको वोट करना है तो करना है। तो ये सब व्यवस्थाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय हमारे यहाँ किसको महत्व देती है, दलों को महत्व देती है। तो कई चीजें हमारे यहाँ बहुत अच्छी भी, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देने लगे तो वही फिर पार्टी की स्थिति खत्म हो जाएगी, फिर वही दल बदल वाला कूदना फाड़ना, हृदय परिवर्तन होने लगेगा जल्दी जल्दी कि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, हम उधर चले गए, तो वो भी नहीं होगा। तो पता ना, कुछ भी आप 100% सही नहीं कर सकते, तो जो बनाया गया है सोच समझ के बनाया गया है। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।